प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। इसकी कुछ स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है, कुछ हिकमत अमली की कुछ चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं कि पहले मरहले में कौन गिरफ्तारियां देगा, दूसरे मरहले में कौन देगा, तीसरे मरहले में कौन देगा और इमरान खान साहब कब गिरफ्तारी देंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं पाकिस्तान में जो जेल भरो तहरीक है उसके हवाले से कि ये तहरीक कब कब माजी में चलाई गई, क्या कभी कामयाबी हुई, ये कैसे चलती है, ये होती क्या है और इस वक्त इसके लिए हालात साजगार हैं। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप जेल भरो तहरीक शुरू करके देखें, फिर देखें मैं आपको मज़ा चखाऊंगा, लेकिन क्या राना सनाउल्लाह के लिए भी ये मुमकिन है कि वो मज़ा चखा सकें? और क्या ये जो सियासी जलसों में बातें हो रही हैं ये पाकिस्तान के मुआशी हालात की संजीदगी को देखते हुए क्या ये चीज़ें अमली तौर पर मुमकिन भी हैं? यानी एक तरफ फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान से जो IMF के प्रोग्राम आने के बावजूद भी ख़तरा अभी टला नहीं है और इसके बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है और मुआशी मुश्किलात जो हैं वो बरकरार रहेंगी। इन तमाम संजीदा बातों के साथ साथ जो इस वक्त जलसों में या मीटिंग्स में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें हो रही हैं उस पर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम ये देख लेते हैं कि ये जेल भरो तहरीक के चलाने का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर क्या वो चला भी पाएंगे या नहीं और क्या इसका फ़ायदा होगा भी या नहीं, और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होना थी, इसको मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने इसमें ना जाने का फैसला किया है, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि हमें दावत भी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं मिली। मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। तैमूर सलीम झगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं चंद लम्हों में। सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब ये बताइए कि ये होती क्या है जेल भरो तहरीक, और इसमें कोई भी जाएगा जत्थे की सूरत में और जाकर कहेगा कि मैं आ गया हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, चाहे मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बाइंडिंग होगी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर? देखिए, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज जो सी हैं वो एजिटेशन मोड में जाती हैं तो उसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, जिसमें प्रोटेस्ट है, धरने हैं, भूख हड़तालें हैं और जेल भरो तहरीक है। और इसको अगर हम माजी की अपनी हिस्ट्री में देखते हैं तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो कोई पहली दफ़ा हो रही है या जो हमारे रीजन में इंट्रोड्यूस नहीं या आज से पहले पाकिस्तान में नहीं हुई, क्योंकि ये एक कॉज है, एक डेमोन्स्ट्रेशन करने का, एक प्रोटेस्ट करने का तरीक़ाकार है कि जनाब हुकूमत पर्टिकुलरली उस वक़्त होता है कि जब हुकूमत बेजा लोगों को या लीडरशिप्स को अरेस्ट करती है, उनको हरेसमेंट करती है, उनको रिडिक्यूल करती है और ऐसे FIRs बोगस किस्म के केसेस होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि बेहतर है कि जनाब आपने ये जो सिलसिला शुरू किया है तो उससे बेहतर है, आपकी गिरफ्तारियों से बेहतर है कि हम खुद आके गिरफ्तारियां देते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए शाह महमूद कुरैशी जाते हैं गिरफ्तारी देने के लिए, आगे से उनको गिरफ्तार ही नहीं किया जाता, फिर क्या होगा? देखिए, गिरफ्तारी अगर तो कानून की पारसदारी है कि अगर 144 लगा हुआ है, 144 लगा हुआ है और उसके साथ 100 आदमी हैं तो पुलिस उनको छोड़ तो नहीं सकती। पुलिस ने देखना है कि जनाब अगर वो रेड जोन में घुस रहे हैं तो पुलिस उन्हें ऑब्वियसली अरेस्ट। यानी आप ये कह रहे हैं कि अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए पहले कोई वायलेशन करनी पड़ेगी? वायलेशन यही है ना कि 144 अगर नाफिज नहीं है तो जैसे अभी नहीं है जी, तो फिर भी वो ऐसी जगह पे आके कर लेंगे कि जहाँ पे प्रोहिबिटेड हो या 5 से ज्यादा के लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, तो वो आ जाएंगे अरेस्ट करने के लिए या जेलों में चले जाए, थानों में चले जाएंगे कि जी हमें अरेस्ट कीजिए। तो ऑल्दो क्या ये सिविल नाफरमानी की एक शक्ल है या सिविल नाफरमानी और ये साथ साथ चलते हैं? यानी आपको जेल भरो तहरीक चलाने के लिए सिविल नाफरमानी भी करनी पड़ेगी? देखिए, यू इन द स्ट्रिक्टो सेंस इट्स नॉट अ सिविल नाफरमानी, ये तो एक प्रोटेस्ट है, एक एजिटेशन है और इसको सिविल नाफरमानी के जुमरे में नहीं। हाँ, इसमें यह है कि जहाँ पे एक पॉलिटिकल या पार्टी जौन सी है जो कि ऑपोजिशन में है वो ये फील करती है कि उसके साथ जौन से है कि पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, फॉल्स एंड बोगस केसेस बनाए जा रहे हैं उनकी लीडरशिप को, जो कि हम अभी देख रहे हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, आपके अपने मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ ये काम हो चुका है, FIRs कट रही हैं। तो उस चीज़ की एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है और जो कि दुनिया में एक तासुर देती है कि पाकिस्तान में जौन से हैं और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ ये काम हो रहा है कि उनकी लीडरशिप जौन सी है अंदर है और जब वर्कर आता है लेने के लिए, बात करने के लिए, उन्हें भी ये कर रहा है। तो
ऑल्दो कि इसको देखना होगा कि क्या ये किसी कामयाबी की तरफ जाती है या नहीं जाती, या ये मोड जो उन्होंने चूज किया है ये उनकी क्या पॉलिटिकल विजडम है इसके पीछे। सही है, चलिए वो तो सियासी तौर पर वो इसे क्या अचीव कर पाएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने, राना एहसान अफजल साहब जो स्टेटमेंट दिया इसमें उन्होंने कहा कि तुम चलाओ तहरीक सिविल नाफरमानी की, या सॉरी जेल भरो तहरीक चलाओ तो मैं तुम्हें देखता हूं। सुनिए राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तो फिर याद रखो, तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। ये कैसे मुमकिन है राना एहसान अफजल साहब के, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो, या जो मरकजी कायदीन हैं वो अगर जो है वो अपनी गिरफ्तारी पेश करते हैं, तो उन सबको क्या उन सेलों में रखा जाए जहां पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें रखा था वहां पर रखेंगे। यहां पर तो सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के पास जो 116 जेलें हैं, इन 116 जेलों में 65,000 अफराद को रखने की गुंजाइश है और ऑलरेडी 88,000 लोगों को रखा गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर 10-15 हजार लोग गिरफ्तारी पेश करते हैं, इनको कहां रखा जाएगा और क्या अमली तौर पर यह मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें असद, आपने इनको सीरियस ले लिया है। ये तो 25 लाख लोग इस्लामाबाद लेके आने थे, इन्होंने तो वहां 4-5 हजार भी नहीं आए। देखें राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने आपको मिसाके मईशत का कहा, आपने उसको रद्द कर दिया। हमने कहा आओ बैठें एपीसी के ऊपर, सब इकट्ठे हो जाते हैं, दहशतगर्दी पे सियासत ना करें, बैठ जाते हैं इकट्ठे, दिमाग जोड़ के सोचते हैं कि क्या करना है। तो उसके ऊपर आपने कहा कि हम जेल भरो तहरीक लॉन्च करेंगे। तो कह रहे हैं अगर आपने करनी है तो आप कर लें, हम कानून के मुताबिक आपका इलाज करेंगे। दावत किसको दी है? क्योंकि ये देखें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं उनकी ट्वीट पढ़ देता हूं। कहते हैं शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी, लेकिन अभी तक इस ज़िमन में तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, शिरकत करने पर मुशावरत करेंगे। इनफैक्ट तो दावत हमें दी नहीं गई। देखें एयाज सादिक साहब ने बाकायदा तौर पे परवेज खटक साहब से राब्ता किया, उसके अलावा जो इनके स्पीकर थे नेशनल असेंबली के असद कैसर साहब, उनसे राब्ता किया, उनसे बात की। तो ये इसके अलावा अब वो इन्होंने जो है अब वो नहीं मानना तो वो कोई भी बहाना कर देंगे, हम खत लिख देंगे तो उस पर कहेंगे इस पे स्पेलिंग गलत है। ये ऐसी बात नहीं है कि चले खत की डिमांड है तो मैं तो, आपने कोई लेटर भेजा होगा उन्हें, कोई दावतनामा भेजा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, वो दिखा देंगे ये लेटर हमने भेजा, जारी कर देना मीडिया को। दावतनामा नहीं भेजा, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, एयाज सादिक साहब ने कॉल की, उनसे बातचीत की इन दो लीडरान से। लेकिन अगर इनको दावतनामा चाहिए तो मैं तो अपनी हुकूमत को कहूंगा कि दावतनामा भी दे दें, ताकि ये भी चीज इनकी पूरी हो जाए कि इनको प्रॉपरली इन्वाइट किया गया है, अगर ये कोई कमी रह गई है। लेकिन देखें इशू ये है कि इमरान खान साहब तो जब हुकूमत में थे तब भी वो ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठना पसंद करते थे या ऑपोजिशन की राय लेना पसंद नहीं करते थे, यही इनटॉलरेंस थी उनका। जो बयानिया है, असल में मसला इस मुल्क का ये है कि उन्होंने एक बयानिया बना दिया है कि मैं फरिश्ता हूं, बाकी सब गुनाहगार हैं, मैं ठीक हूं, ये गलत हैं। और जब वो हमारे साथ बैठेंगे तो उनका वो बयानिया खत्म हो जाता है, तो फिर उनके पास मंजन कोई नहीं रहता बेचने को। ये मसला है पाकिस्तान जो पार्लियामानी जमहूरियत की ब्रेक है कि आपने एक तरफ आप कहते हैं आइए मिलकर बैठिए, दहशतगर्दी के खात्मे पर बात करते हैं। दूसरा, इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, यास्मीन राशिद के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, अंदलीब अब्बास के खिलाफ मुकदमा और फवाद चौधरी के खिलाफ बगावत के मुकदमे। आपने जो सारी लीडरशिप है उसके खिलाफ दहशतगर्दी की और बगावत के मुकदमे बना रखे हैं। आप उन्हीं दहशतगर्दों से कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ बैठकर दहशतगर्दी पर बात कीजिए। तो मुज़ाकरात और ये जो विंडिक्टिव सा बिहेवियर है, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। देखें इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमने नैब के काले कानून खत्म कर लिए जो एसेट बियॉन्ड मींस के होते थे, जिसके तहत हम इंक्वायरी स्टेज पे 3-3 महीने की फिजिकल रिमांड लेके इनको जेलों में डाल देते, वो हम कर सकते थे, वो बाब हमने बंद कर दिया।
किसके कहने पे किया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाए जो आपने इनके केसेस कहे, देखें मैं नहीं डिफेंड करूंगा कि अगर आप सियासतदान के ऊपर दहशतगर्दी या गद्दारी का पर्चा करते हैं या एक ही FIR 4 जगहों पे होती है, इसको मेरे ख्याल से डिफेंड करना नामुमकिन है और ना हमें कोशिश करनी चाहिए करने के लिए। लेकिन जब आप लोगों के, अफसरान के घर वालों को धमकियां देंगे, जब आप बेहुदा बातें टीवी पे करेंगे जिस तरह शेख रशीद ने की, और आप कहेंगे कि यहां मर्डर का प्लान बनाया जा रहा है जिसकी कोई एविडेंस ना हो, और आप एक इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे इन बातों से, तो मैं समझता हूं कानून के ऐन मुताबिक ना बढ़कर ना कम करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें अदालतों ने 2-2 दिन में फिजिकल रिमांड। जी देखिए, अंदलीब अब्बास पे कत्ल का मुकदमा, आप देखिए अगर हाई हैंडेड, यास्मीन राशि पे दहशतगर्दी का मुकदमा, आप दहशतगर्दी जो दहशतगर्दी हो रही है उस, चलें इसका भी जवाब ले लें। देखिए इसका जवाब बड़ा सिंपल है। हमने अगर हाई हैंडेडनेस दिखाई, आप जिस तरह कह रहे हैं, तो उसके जवाब में अदालतों ने जो है उनको जुडिशियल कर दिया। हमारे टाइम पे तो अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट और ये जो PTI सब कुछ अलाइन था। वहां तो JIT के ऊपर वो व्हाट्सएप पे JIT बन जाती थी। तो सारे, तो आज तो वो मामलात नहीं है, आज तो इनको न्यूट्रल वो मिल रही है इस्टेब्लिशमेंट, इनको अदालतें न्यूट्रल मिल रही हैं। वहां तो अब वो जो जस्टिस सिद्दीकी साहब, नहीं जस्टिस सिद्दीकी साहब मां की कसम खा के क्या कहते थे, हमारे साथ तो हमने तो ये भुगता हुआ है उस वक्त के केसेस में। और बिल्कुल ठीक है सर, उस वक्त के केसेस में और आज के केसेस में, उस वक्त के मुल्जिमों के साथ रवा रखे जाने वाले बर्ताव में और आज के बर्ताव में क्या फर्क है, इस पर मैं आगे चल के बात करता हूं आप ही से। लेकिन पहले तैमूर झगड़ा साहब, सर मुझे पहले ये जो जेल भरो तहरीक है इसके बारे में बता दीजिए, क्या सोच समझ के लाई गई है, ये कैसे होगा, ये कैसे एग्जीक्यूशन होगी? मुतालबा आपके मुखालिफिन कर रहे हैं कि पहले इमरान खान गिरफ्तारी दें, इमरान खान गिरफ्तारी देना नहीं चाहते, बाकी लोगों को आप कह रहे हैं गिरफ्तारी देंगे। कब शुरू होगी, ये कैसे शुरू होगी और इससे क्या फायदा हासिल करना चाहते हैं? देखें, राना अफजाल साहब ने एक बड़ी जबरदस्त इंटरप्रिटेशन दी राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की, और मसला यह है कि मेरे ख्याल में राना अफजाल साहब फ़िलहाल PMLN की पॉलिटिक्स में एक मिसफिट है, क्योंकि मुनासिब बात करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल PMLN की पॉलिटिक्स उस तर्ज पे खड़ी है जहाँ पे मेरे ख्याल में ये पार्टी ख़त्म हो गई है। इकॉनमी इन्होंने तबाह कर दी है। जो इनका एक ब्रांड इन्होंने बनाने की कोशिश की थी कि ये वो पार्टी है जो कि मईशत को संभाल सकती है, वो तो ख़त्म। दूसरी, आज के दौर में जो आज के नौजवान हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो है वो हमारी जमहूरियत में नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, हमजा शरीफ से मरियम नवाज शरीफ को पार्टी सौंपी जाए। शाहिद खान का रवैया देख लूँगा, मेरे ख्याल में तो राना साहब के क्रेडेंशियल्स मरियम नवाज शरीफ से बेहतर है पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर होने के लिए। CVs निकाल दें, आपको खुद पता चल जाएगा। आखिरी बात, जहाँ पे जेल्स की बात है, यार जब उसको इतना शौक है, राना साहब सनाउल्लाह ने ये नहीं कहा जो राना अफजाल ने कहा है। उन्होंने तो एक धमकी दी, दूसरी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जितना भी जुल्म हुआ है वो मैंने किया है। और अगर उनको इतना शौक है जेल में PTI के वर्कर्स को भरने का, तो खुद चले जाते हैं, कौन सी बड़ी चीज है, डरा हमें नहीं सकते। बस सिंपल सी बात, बाकी खान साहब कहेंगे हम चले जाएंगे, बात खत्म। सही है, लेकिन सर इसमें ये कैसे होगा? आप जाएंगे मतलब कहां पर, क्या प्रोटेस्ट करेंगे, कोई कानून तोड़ेंगे, गिरफ्तारियां कैसे होंगी और कैसे होती हैं? आप एहतजाज कर रहे होंगे, दफा 144 नाफिज नहीं है। राजा आमिर अब्बास साहब हमें समझा रहे थे कि दफा 144 का नफाज होता है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही होती है, फिर आप जेलों में जाते हैं। यहां पर आप कौन सा कानून तोड़कर जेलों में जाएंगे? कोई हिकमत अमली बनाई है या बस खान साहब ने कह दिया तो हो गया, या किसी को पता नहीं है, ये कहीं मुशावरत हुई है, या खान साहब के जहन में आया, उन्होंने ऐलान कर दिया और बाकी पार्टी अब सोच रही है कि क्या करना है? हो जाएगा ना, मैंने तो आपको बता दिया कि शौक इनका है एक एक करके जेल में भेजने का, 5-5-6 दिन वहां पे जो है वो मेहमान नवाजी करने का, उसके बाद निकालने का। क्यों? क्योंकि ये यही चाहते हैं ना कि बाकी लोग जो है वो चुप हो जाएं। राइट, ये नई बात तो है नहीं।
प्री पार्टीशन जाएं यही चीजें करनी पड़ती थी। करना नहीं चाहिए, डिबेट हम गलत चीज कर रहे हैं। आज सुबह मैंने PMLN के अकाउंट में देखा कि मरियम बीबी जो है वो जलसे कर रही है और रिकॉर्ड पॉपुलैरिटी है और रिकॉर्ड रिस्पॉन्स है और कोई एक्सपोनेंशियली पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो अगर इस डिबेट के बाद बजाय हम यही कहें, और मैंने वहां पे भी ये कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर है तो आके इलेक्शन कराएं, ठीक है, इलेक्शन कराएं, ये रिकॉर्ड पॉपुलैरिटी का आपको सिला मिल जाएगा, ना किसी को जेल जाना पड़ेगा, ना राना सनाउल्लाह को धमकियां देनी पड़ेंगी, ना आपको IMF के थप्पड़ जो है वो खाने पड़ेंगे और ये कहना पड़ेगा कि हम मजबूर हैं लेकिन क्या करें, अभी जो है वो करना है। आसान हाल है, 9 महीने से कह रहे हैं, जिस वक्त रिजर्व्स $16 अरब थे कि इलेक्शन करा दें ताकि जो हुकूमत आए और उसे जो फैसले लेने हो वो 5 साल की जो है वो आगे अपनी हुकूमत देखते हुए ले सके। नहीं किया, आज मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, अभी भी जो है वो पावर को आपने पकड़ा हुआ है। माजरत के साथ ऐसे मुल्क नहीं चलते। एक चीज बाकी है, आपका बड़ा शौक है जेल ले जाने का, चले जाते या फिर इलेक्शन करा दे। सही है, लेकिन ये चलें इस पर तो मैं बात करता हूँ। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज फिर कहा है, उन्होंने कहा कि जी जैसे शौकत तरीन साहब ने IMF के मुआहदे की वायलेशन की और मुल्क को डिफॉल्ट के दाने पर पहुंचाया, ऐसे इसहाक डार साहब ने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा है और फिर डिफॉल्ट के दाने पर पहुंचा दिया। तो खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ जो इल्जाम पाकिस्तान तरीके, इस पर मैं बात करता हूं आगे चल के, लेकिन पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं। साहब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो माजी में तहरीकें चली हैं, हमने जहाँ तक हमें याद पड़ता है PNA की मूवमेंट में जेल भरो तहरीक चली, फिर MRD की मूवमेंट पीपल्स पार्टी ज़िया-उल-हक के साहब के ज़माने में चली, वो 3-4 साल तक चलती रही, उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हुई भी। उसके बाद हमने कोई भी जेल भरो तहरीक कामयाब होते नहीं देखी। MQM के अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी लगाई उस वक्त के ऑपरेशन के खिलाफ, उसके बाद फिर भी एक दफ़ा काजी हुसैन अहमद साहब ने भी ऐलान किया। ये क्या कैसे कामयाबी, इसकी कामयाबी के इम्कान कितने होते हैं और इससे क्या आज के हालात में आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का ये जो फार्मूला है जेल भरो तहरीक का, ये सूदमंद होगा? देखिए, कामयाबी किसी भी तहरीक या एजिटेशन की होती है अवाम पे मुयस्सर, कि अवाम उसमें किस अंदाज से, किस तरीके से, किस जोश से, किस वलवले से आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और उनके पास क्या कॉज है। तो कॉज ये नज़र आता है ऐसी कि जहाँ पे कि जनाब जोनसी है, हुकूमत जोनसी है, वो कोई इंसाफ की बात नहीं करती, वो किसी कानून की बात जहाँ पे नहीं करती, और यहाँ मामला इलेक्शन अनाउंस करने का है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात नहीं होती, जहाँ पे जो आईने पाकिस्तान है उसकी जो प्रोवाइडेड प्रोविजंस हैं उस पे अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर आदमी बाहर निकलता है कि जनाब एजिटेशन में ये होता है कि जहाँ पे आपको धमकियाँ दी जा रही हों, जैसे अभी आपने वो लगाया और राना साहब का क्लिप सुनाया कि देखा भाई 25 मई को आपके साथ क्या किया था। तो वो कहते हैं जी ठीक है, आपने अगर हमें कत्ल ही करना है, हमें मारना ही है, हमें जेलों में भेजना है, हमें सलाखों की धमकियां दी जाती हैं, क्योंकि बात तो यही हुई है कि सेलों की धमकियां दी जा रही हैं ना। राना साहब ने कहा हम उन सेलों में आपको डालेंगे, और उसके बाद जो ये लीडरशिप को जहाँ पे उनको नज़र आ रहा है कि जी हमारी लीडरशिप एक करके दो करके, एक को निकालो दूसरे को डालो, दूसरे को निकालो, फिर एक और की बारी आ जाएगी। इसको अब इसका जो सक्सेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर सिटी में ये कर लिया और एक पर्टिकुलर वन फाइन मॉर्निंग आपने ये ऐलान कर दिया। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जो कि हर तहसील के लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे अगर होगा, क्योंकि फिर हुकूमत को प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि हमारे थानों की या जेलों की कैपेसिटी नहीं है। पहले से बात हो रही है कि जनाब जेलों में तो खाना देने के पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है कि वो लोगों को वहाँ पे खाना मुयस्सर कर सकें। पिछले दिनों एक हुआ ना कि किसी को जेल से छोड़ा गया तो उसने कहा कि मैं नहीं बाहर जाता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ पे मुझे रोटी पानी मिल रहा है। तो रोटी पानी देने के पैसे भी नहीं होंगे। तो इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए ये लगाया जाता है कि जी हुकूमत की जो मशीनरी है वो फिर इतनी इन्वॉल्व हो कि जनाब वो तो अपने थानों में जगह ही नहीं है, वो किसको उठा के लाएगी और किसके साथ जो तशद्दुद की बातें हो रही हैं और जो ये बातें हो रही हैं। तो एक्चुअल जो पिवटल पॉइंट है वो है कि अवाम इससे कैसे रेसिप्रोकेट करती है, अवाम कैसे सही है। लेकिन मगर तहरीक साहब ने जो हिकमत अमली बनाई है उसमें पहले मरहले में मरकजी कायदीन अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे, फिर MNAs और MPAs जो रहे हैं वो करेंगे, उसके बाद जो है वो हर सूबाई हल्के से 500 कारकुनान करेंगे, उसके बाद अवाम की बारी आएगी, अवाम वो मैं समझता हूँ इसमें अगर इस तरीके से चलेंगे तो एक है कि
इस वक्त आवाम में फ्रस्ट्रेशन है और आवाम इस वक्त गुर्बत से, बिलों से, बिजली से, पेट्रोल से, इन चीज़ों से, डे टू डे लाइफ के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उससे इतनी तंग आ गई है कि उनको वाकई ही एक रास्ता चाहिए। वो उन्होंने या रोडों पे निकलना है तो वो भी इनके साथ मिलेंगे, लोग तंग आके इनके कहेंगे कि जनाब ठीक है, ये जो जेल भरो तारीख है ये खाली इलेक्शंस की हद तक फिर नहीं होती हुई नजर आएगी। अगर एक मास उसमें मोमेंट में जाती है तो फिर इसमें ये जो महंगाई और मिस गवर्नेंस का इशू है, जो IMF की बार बार बात कर रहे हैं आप, और जो ये बात हो रही है कि बिजली के बिलों में कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, तो ये तमाम एलिमेंट्स अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो ऑलरेडी इतनी पुअर है, इट वुड अल्टीमेटली अफेक्ट द गवर्नेंस कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में DC काम नहीं कर सकेगा, पुलिस काम नहीं कर सकेगी, तो फिर गवर्नेंस नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये वो इश्यूज हैं कि एक एजिटेशन की फॉर्म है कि जो कि सक्सेस की तरफ जा सकती है बनिस्बत इसके कि अगर धमकियां दी जा रही है कि जी बख्तरबंद गाड़ियां ला दी जाएंगी प्रोटेस्ट में, और रोड्स बंद करने की उन्होंने कहा कि जी रोड्स बंद होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, कार्गो नहीं आ सकेगा, पहले मुल्क के हालात ऐसे हैं। तो आवाम को अगर ये मोटिवेट कर लेते हैं और आवाम निकलती है, और जो मैं समझता हूँ कि उनके पास और भी फैक्टर्स हैं इलेक्शंस के अलावा, तो वो इसमें अगर निकले तो ये कामयाब हो सकती है। राइट, चलिए मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद मरीम नवाज साहबा जो कंपैरिजन कर रही हैं, जलसों में भी कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कर रही हैं, और कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हैं कि हमारे जब लोगों को पकड़ा गया तो उन्होंने उनका रद्दअमल क्या था, और इन लोगों को 2-2, 4-4 दिन के लिए पकड़ा जा रहा है तो ये रो पड़ते हैं। तो ये वाकई क्या उन गिरफ्तारियों और इन गिरफ्तारियों का कंपैरिजन बनता है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मरीम नवाज क्या कह रही हैं वो सुनवाते हैं आपको, और उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब, मरीम नवाज साहबा ने जो कहा कि इनको तो किसी ने उंगली भी नहीं लगाई, जो सलूक हमारे साथ हुआ इनके साथ तो हुआ ही नहीं है। सुनिए मरीम साहबा क्या कह रही हैं। इनको तो हाथ ही नहीं लगे, इनको तो किसी ने उंगली नहीं लगाई। अब मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं। हमारी जमात के बाकी लोग, हमारे साथ जो सलूक हुआ इनको तो अभी 2-2 दिन की कैद में इनके पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। तो अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ। कुछ इसी किस्म की बातें जो है वो कर रही हैं जलसों में भी। जलसे में क्या कहा है मरीम साहबा ने, ये भी सुन लें। 4 साल ये कहता रहा मैं इन सबको रुलाऊंगा, आज वो बच्चों की तरह चीखें मार मार के रो रहा है। अगर हुकूमत करनी नवाज शरीफ से नहीं सीखी थी तो अपोजिशन करनी नवाज शरीफ से सीख ली होती। ये 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं हम, 5-5 महीने 2-2 साल सजाए मौत की चक्कियों में हंस के काट के आए हैं। ना करो भाई, मुझे तरस आता है, इस तरह ना रो, थोड़ा हौसला करो। पहली बार बेफैज हुए हैं, ऐसा करते हैं चंदा जमा करते हैं और इनको टिश्यू पेपर का एक ट्रक भेजते हैं। राना साहब, अगर हम संजीदगी से सूरत हाल को देखें तो ये आपको नहीं अंदाजा होता कि जो सलूक इस वक्त शहबाज गिल के साथ हुआ है वो तो किसी PMLN की लीडरशिप के साथ नहीं हुआ, और जो सलूक जो है वो आजम सवाती साहब के साथ हुआ है वो तो किसी के साथ नहीं हुआ था। और जिस तरह से मुंह पे कपड़ा डाल के लाया गया फवाद चौधरी को, तो ये किसी के मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं लाया गया था। उस बर्ताव में आप कोई फर्क देखते हैं? देखिए, शहबाज गिल की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उसमें कहीं टॉर्चर नहीं आया, ना आजम स्वाति साहब के आया। उसको प्रोपोगेट ऐसा किया गया कि पता नहीं उनसे जिनसी ज्यादती हुई या तशद्दुद हुआ। वो मैं समझता हूं कि वो साबित नहीं हो सका मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए, और इनका पंजाब हुकूमत तब इनके पास थी, उसके बाद भी ये मेडिकल किसी के उतार दिए जाएं तो वो तो साबित नहीं होगा ना मेडिकल रिपोर्ट में। वो कहते हैं कि जी मुझे कपड़े देखें, अगर देखें 75 साल के एक आदमी को ये किसी और के साथ सलूक नहीं हुआ था, ना ख्वाजा साद रफीक के साथ हुआ था, ना देखिए ना राना सनाउल्लाह के साथ। चले एक मिनट, देखिए अगर हुआ है तो गलत हुआ है, और अगर नहीं हुआ और झूठ बोला जा रहा है तो वो भी गलत है ना। ये भी अब साबित नहीं हुआ कि कपड़े उतारे गए,
ये जहां जिनसी ज्यादती की बात हो सकती है वहां ये भी प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं कि अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो उसको आप जैसे आप कहें कि वो ठीक हुआ। लेकिन देखिए राणा साहब, आप एक 75 साल के आदमी से एक और बात में एक असर करते हैं कि वो अपनी एक खुद इंसल्ट कर रहा हो और वो कहे कि मेरे कपड़े, यानी किसी के कपड़े ना उतारे गए और वो कह रहा हो कि मेरे कपड़े उतारे गए हैं, तो कोई क्यों अपने आप को ह्यूमिलेट करना चाहेगा? और वो देखें बुजुर्ग आदमी। नहीं, उनके बाद FIA ने तफ्तीश करना चाहिए कि वो वीडियोस वगैरह के मामलात में उन्होंने उनके साथ ताबुन नहीं किया। लेकिन मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं, अगर मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। देखें, इशू ये है कि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, बिल्कुल खराब है। हम एक खतरनाक हद तक हमारे रिजर्व्स गिर चुके हैं और आगे महंगाई भी है। अगर तो कोई ऑल्टरनेटिव है IMF के अलावा तो फिर तो ठीक है, और अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है और यही रास्ता है IMF का कि आपने पेट्रोल महंगा करना है और इस वक्त आप हुकूमत को गलत उम्मीदें दिलवाएं कि ये जो है इन्होंने मीशत तबाह कर दी, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और आपके पास कोई और प्लान नहीं है, और वही वादे झूठे कि हम खुदकुशी कर लेंगे, हम कर्जे नहीं लेंगे, हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, पता नहीं 50 लाख घर बनाएंगे, और वो करके आप इस नाजुक मोड़ के अंदर मुल्क को डिस्टेबलाइज करें या यहां इश्तियाल डालें, तो फिर देखें यहां हुकूमत को जो है वो अपने आप को और पाकिस्तान को और रियासत को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये चीज जो है, बजाय कि आप APC में आके मिलके बैठें, वो ठीक है, आपकी बात, दावतनामा लेटर भी जारी करना चाहिए। मैं तो अपनी हुकूमत को कहूंगा कि कॉल भी कर दें इमरान खान साहब को, डायरेक्टली कर दें, ताकि ये मामला कहीं तो जाके रुके। लेकिन अगर यहां आप इस नाजुक मोड़ में सियासत करेंगे, आप इस मुल्क को और कमजोर करने की कोशिश करेंगे, सियासी, देखें इलेक्शन अगस्त तक का टेन्योर है, उसके बाद इलेक्शंस है, तो ये सारा जो बिल्डअप है, ये लड़ाई झगड़ा जो है, ये इस वक्त मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं समझता हूं कि यहां एफर्ट और हुकूमत की तरफ से तगड़ा एफर्ट होना चाहिए कि हम मिल बैठें, लेकिन अगर ये जारी रखेंगे ये काम, एक तरफ आप कह रहे हैं मिल बैठे, आज वो मोहम्मद खान भट्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक तरफ आप गिरफ्तारियां धड़ाधड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मिलके भी बैठे हैं। देखिए, आप अपना स्टांस ऑपोजिशन का देखें, ऑपोजिशन हमने जब APC में बुलाया तो क्या रिजल्ट आया उसका? जेल भरो तहरीक। हमने जब इनको मुबारकबाद दी पंजाब के जिमनी इलेक्शन जीतने पे, तो इन्होंने कहा आपने धांधली की, आपने चीटिंग की, इलेक्शन ये जीते 15-20 में से। लेकिन इन्होंने कहा जी उसके तो हर लिहाज से फिर इन्होंने जो बाजवा साहब की जो जब वो रिटायर हो रहे थे तो कैसी सियासत की, क्या कुछ नहीं किया। तो कहां से एग्रेसिव स्टांस आ रहा है? हुकूमत ने तो बारहा कोशिश की, मिसाके मईशत की बात की, उसको रद्द कर दिया, मजाक बना दिया। तो मुझे ये नहीं कि ये किसी और से आप पूछ लें कि क्या हमारी कहां से ये रुकावट आ रही है। ये तो जब हुकूमत में थे तब ऑपोजिशन से बात नहीं करते थे ऑपोजिशन से बात, अपने कोलिशन पार्टनर से नहीं करते। बिल्कुल सही है। तो आज भी मैंने आपको बता दिया कि मसला नैरेटिव का है। झगड़ा साहब दे सकते हैं, झगड़ा साहब बिल्कुल ठीक है। झगड़ा साहब जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे तो कहते थे मिसाके मईशत कर लें, आप नहीं मानते थे। आज वो वजीर आजम है और कह रहे हैं आइए मिलकर मईशत पे बात करें, आप नहीं मानते। क्यों नहीं जा रहे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? मेरे ख्याल में जब आपने मईशत ठीक करनी है तो अच्छी चीजें होती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन जब आपने एक काम करना होता है तो आप कर जाते हैं। अगर आपने दहशतगर्दी के अगेंस्ट कोई कदम लेने हैं तो कर ले यार, कोई अपोज नहीं करेगा। ये बैठना वही जो है वो नेशनल एक्शन प्लान को तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार सुनाना, ये इन चीज़ों से कुछ बनता नहीं है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, लेकिन मेरे ख्याल में इन APC से, इन कॉन्फ्रेंसेस से कुछ नहीं होता। आपने काम करना होता है, आपने मुल्क ठीक करना होता है, चाहे वो मईशत के बारे में हो, चाहे वो दहशतगर्दी के बारे में हो, जाके कर ले। हुकूमतों की इतनी वेल होती है, इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बाकी आपने यार इनको खुद जो है वो सारा कुछ तो है वो एक्सपोज कर दिया। मैं एक चीज़ पे बात ज़रूर करना चाहता हूँ। मुझे मरियम बीबी की बातें सुन के हैरत हुई, हालांकि मरियम नवाज शरीफ को फ्रैंकली सीरियस लेना जो है वो आसान नहीं है, लेकिन एक तरफ धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। वैसे जेल के मामले में अगर आसिफ जरदारी कुछ कहे चले ठीक है, ये तो वो फैमिली है जिसकी एक कंसिस्टेंसी है कि अपनी पार्टी को अपने फायदे के लिए छोड़ दे।
मुशर्रफ ने अरेस्ट किया, लीडर्स इनके सारे जेल में डाले। जब मौका मिला नवाज शरीफ वो 5 साल या 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके किसी की तरफ देखने के बगैर जो है वो सीधा एग्जाइल में चले गए, पहली बार। दूसरी बार जब ये प्लेटलेट्स का किस्सा हुआ, नहीं लेकिन झगड़ा साहब लेकिन मसला ये है कि देखिए ना, आपने जो 15 किलो नहीं आए, जो 15 किलो हेरोइन का केस आपने राना सनाउल्लाह पे डाला था, उस पर खुद आपकी पार्टी के लोग कहते थे कि जी ये एक अजीब सा केस बना दिया है। खुद फवाद चौधरी साहब कहते थे कि यार ये कोई केस है, ये इस तरह की विक्टिमाइजेशन तो नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने उस वक्त राना सनाउल्लाह के साथ ये किया था, तो आज राना सनाउल्लाह जब वो मिनिस्टर बने हैं और वजीर दाखिला है, उनके पास इख्तियार है, आपके क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे जिस पर आज आंसू बहाना पड़ रहे हैं? क्योंकि कानून भी कोई चीज होती है और ये बदला बदला खेलते हुए मुल्क जो है वो आगे चल नहीं सकता। अगर इन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड लिया है और कोई चीज़ गलत हुई है या गलत जो है वो उस वक्त में हुई है, और जिसने भी किया, मैं सेंटर में था नहीं, अगर मैं होता कैबिनेट में होता, कोई चीज़ मुझे पता होती कि वो गलत है, मैं भी बोलता, ठीक है। लेकिन उसका लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से कि आप ठीक कह रहे हैं, क्या उसका ये मतलब हुआ कि आज ये करें? खुद ही जवाब दें। वो तो खुला जो है वो कह रहे हैं अपने जलसों में, जी अभी तो बदला लेना शुरू भी नहीं किया। तो अगर ये जमहूरियत है, फिर उसके बाद क्या रह गया? और सिर्फ ये बात नहीं है, जो हर तीसरे चौथे दिन शहबाज शरीफ एक छोटे सूबे पे इल्जाम लगा देते हैं, मार्क माई वर्ड्स, वफाक को कमजोर कर रहे हैं। एक तरफ एक सूबे के पैसे जो है वो आप खुद विद होल्ड करें, दूसरी तरफ आप 417 अरब रुपए का इल्जाम लगाएं, पुलिस या सिक्योरिटी या फाटा आपकी वजह से हम फंड ना कर सके, जब फिर आपकी मर्जी हो आप फोन उठाएं, आप कहें नहीं जी हम तो आपके साथ बात करना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलता। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को एक तरफ करते हुए जिस चीज को खतरा है, और एग्जैक्टली 67 दिन में खतरा है, वो है पाकिस्तान की जमहूरियत को। 67 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस नहीं होंगे, तो फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत, दोनों सूबों में गवर्नर्स और केयरटेकर गवर्नमेंट तो रह ही नहीं जाएंगी, लेकिन इन दो सूबों में कम से कम पाकिस्तान की जमहूरियत खत्म हो जाएगी। और इसके बावजूद कि 30 दिनों के अंदर कौमी असेंबली पे इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां ना लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ना पैसों का इशू है, खुल्लम खुल्ला आईन को तोड़ा जा रहा है, और ये हम नहीं होने देंगे। ये एक लकीर है, क्योंकि या आप जो है वो जमहूरियत के जो है वो डिफेंडर्स बन जाए, और या आप कहें कि हम जमहूरियत सिर्फ तभी करेंगे जब हमें सूट करेगा, जो आपका वैसे रिकॉर्ड है 1981 से। ठीक है, तो मगर सवाल ये ना, आप कैसे रोकेंगे? आप जेल भरो तहरीक चलाएंगे, उसके नतीजे में कैसे रोक पाएंगे? ये अपनी जगह पर एक सवाल है, लेकिन मैं एक चीज़ राजा आमिर अब्बास साहब आप वाज़ेह कीजिएगा, आईनी और कानूनी तौर पर ये आप क्या कंपैरिजन देखते हैं? वो गिरफ्तारियां जो नून लीग की लीडरशिप की हुई थी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हुई थी पीटीआई के ज़माने में, एक तो हमें फ़र्क उसमें ये नज़र आता है कि वो तमाम ज़्यादातर करप्शन के केसेस थे, सिवाय राना सनाउल्लाह का एक केस छोड़ के मुनशियात का डाला गया, बाकी सबके करप्शन केसेस थे, नैब के केसेस थे। और ये जो हैं ये ज़्यादातर केसेस वो हैं जिसमें आपके बयानात की बुनियाद पर केसेस बनाए गए कि आपने ये बयान क्यों दिया और आपने ये बयान क्यों दिया। और दोनों के साथ दोनों के जो गिरफ्तारियां हैं उसमें कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़हन में एक चीज़ रखिए कि चलें बोगस केसेस बनते हैं, जो भी है उसमें जो एक डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन है, जो कि हमारे आइन में दी हुई है, जो कि एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, वो किसी भी तरीके से मजरूह नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। फिर ऑन द फेस ऑफ इट चलें जी, आप कहते हैं कि जी एक केस थे, उसमें अगर आप वो केसेस देखेंगे तो वो ज़्यादातर पुरानी गवर्नमेंट के दौर के नहीं थे। जो करप्शन के केसेस थे वो कंटिन्यूटी थी, जो कि चाहे वो ये आपका टीटी वाला केस हो, दूसरे हों जो जरदारी साहब के हैं, वो नून लीग के अपने अदवार से चलते हुए आ रहे थे।
और उसमें गिरफ्तारी का तरीक़ाकार ये है कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो डायरेक्टली हुकूमत के अंडर नहीं होता, वो एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि गिरफ्तारी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन नैब। पाकिस्तान में माजी में इन्फ्लुएंस होता रहा है ना? जी, इन्फ्लुएंस बेशक होता रहा है। और नंबर 2, ऐसा नहीं होता रहा कि अगर एक केस में आपको ज़मानत मिलती है तो आपको इस्लामाबाद से जहाज़ आता है, आपको उठा के कोयटा ले जाता है, कुछ लाख ले जाता है, कुछ लाख से आपको कोयटा अगर ज़मानत देता है तो उठा के ले जाया जाता है इंटीरियर सिंध में, सवाती साहब के साथ जो ज़्यादती हो रही थी वहाँ से उठाया जाता है तो दूसरे शहर ले ये इसकी कोई एक मिसाल भी इस किस्म की आपको नज़र नहीं आएगी। फिर बात यह है कि जी एलिगेशंस क्या हैं। एलिगेशंस ये हैं कि पब्लिक का पैसा अगर किसी ने पब्लिक ऑफिस होल्डर ने खाया हुआ है तो वो एक केस है, लेकिन अगर ये केस हो रहा है कि जी सवाती साहब ने ये क्यों कर दी, ट्वीट क्यों कर दी, अगर केस हो रहा है कि जनाब फवाद चौधरी ने ये लफ्ज़ क्यों यूज़ कर लिया, अगर केस हो रहा है कि जनाब ये कह दिया गया, तो यहाँ पे एक अदालतों ने देखना है कि जी जो आइन है जो सबसे सुपीरियर है, वहाँ जो आपको एक राइट दिया गया है, राइट टू एक्सप्रेशन, क्या उसकी मद में ये चीज़ें आती हैं या नहीं। तो आई थिंक कि दोनों गिरफ्तारियों में बहुत ही फ़र्क है। आप गिरफ्तार करें, बनाइए करप्शन का केस, आप अनर्थ करें कि जनाब ये देखिए ये रिंग रोड बन रही थी, ये फलाना केस था, उसमें हम जाके अरेस्ट कर रहे हैं, ये मिनिस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि जी मुंह पे काला कपड़ा ये किस कानून में है कि जनाब आप इस अंदाज में एक ऐसे शख्स को लाते हैं कि जो कि इस मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हो, फिर शेख रशीद साहब की जनाब वो पुलिस से गले लग के रो रहा है। अगर आप वो देखिए वीडियो तो वो पुलिस से गले नहीं लग रहा, धक्का दिया गया उनको, अंदाज में एक 73 साल अफराद शख्स के साथ जो सलूक किया गया, तो वो तो लकीली सामने पुलिस वाला था, नहीं तो गिर जाते, रोन दिया जाता। तो ये कौन से कानून में, हम तो मुझे 30 साल हो गए हैं, डेली देखते हैं बड़े बड़े कातिल आते हैं हथकड़ियों में, बड़े बड़े मुजरिम आते हैं, उनके साथ ये सलूक लेकिन मजे से टहलते हुए आते हैं, टहलते हुए चले जाते हैं। ये सलूक तो कहीं नहीं। और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो देख रही हैं, यूनाइटेड नेशंस देख रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि एक शख्स बैठा होता है हार्ट टॉक पे, बीबीसी में बात कर रहा होता है, एक दिन वो CNN पे इंटरव्यू दे रहा होता है, द वेरी नेक्स्ट फाइन मॉर्निंग वो चादर में लिपटा हुआ आ जाता है। तो ये चीजें आपकी काउंट होंगी। तो आई डोंट से टू रॉन्ग्स राइट सर मेक अ राइट। चलिए एक और गलत किया, बहुत बड़ा केस था राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर डाल दिया कि जिसमें जिंदगी का मसला था, बिल्कुल गलत था, लेकिन उसका ये जवाब नहीं कि इधर फवाद चौधरी को आप उठा लें। राइट जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हेल्थ प्रोग्राम पंजाब का 400 अरब रुपए रोक लिए गए हैं उसके, यानी हेल्थ प्रोग्राम बंद कर दिया गया, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिससे बहुत लोग, हज़ारों लाखों लोग बेनिफिट कर रहे थे। ये इस बारे में एक मरियम साहबा की एक कुछ अर्सा पहले एक ऑडियो भी आई थी जिसमें मुबैना तौर पर ये कहा गया था, और जिसके बारे में मरियम ने नहीं कहा कि ये मेरी ऑडियो नहीं है, और उसमें ये वो कहती हुई सुनाई दी थी कि अंकल ये हेल्थ प्रोग्राम तो बंद करें, इमरान खान के पल्ले इसके अलावा है क्या। तो आज वो प्रोग्राम भी बंद हो गया है। क्या मुआशी जो मसाइल हैं वो इसकी वजह है या सियासी वजूहात हैं इसके पीछे? इमरान खान ने इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। और फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो कहता है अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में IMF की किस्त मिलने के बाद भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टला नहीं है और इससे मुआशी मुश्किलात हल नहीं होने जा रही। एक ब्रेक लेते हैं ज़रा इस पर, चूँकि तैमूर सलीम झगड़ा साहब का भी यही पोर्टफोलियो रहा है और राना एहसान अफजल साहब का भी इसी में एक्सपर्टीज़ हैं, तो इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं कह रहा था कि पंजाब का जो हेल्थ प्रोग्राम है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। 400 अरब रुपए जो हैं वो उसके रोक लिए गए हैं और ये अमलन ये प्रोग्राम अब मुअत्तल हो गया है। ये राना एहसान अफजल साहब, ये हेल्थ प्रोग्राम पहले दिन से खटक रहा था, ऐसा लगता है PMLN को। एक ऑडियो भी आई थी मरियम साहिबा की, और फाइनली इसको बंद कर दिया गया। सियासी वजूहात हैं या मुआशी वजूहात हैं, या इस हद तक आपके मुआशी मसाइल हो गए हैं कि आप लोगों की हेल्थ फैसिलिटी भी छीन रहे हैं? अच्छा देखें,
नहीं देखें, इसके ऊपर मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूं। मैं पंजाब का, जब हमें थोड़े अरसे के लिए पंजाब हुकूमत मिली तो मैं बजट जो बना रहे थे उसका मैं प्रोसेस का मैं हिस्सा था। तो उसके अंदर मेरा ये मौक़िफ़ था, और वो मौक़िफ़ मैंने हमजा शहबाज साहब के पास भी रखा, बाकी लोगों के पास भी रखा। तब 70 अरब का बजट था हेल्थ का पिछले साल का, क्योंकि ये मिड ईयर में स्टार्ट हुआ था पीटीआई की गवर्नमेंट में। तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि इसको हम यूनिवर्सल इसको ना रखें। जो साहिब हैसियत हैं, जैसे मैं अगर चाहूँ मुझे भी हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इसको क्लब करके जो है इनकम ग्रुप के साथ अटैच कर देना चाहिए। जो लोग हेल्थ को नहीं अफोर्ड कर सकते सिर्फ उनके लिए हो, यूनिवर्सल ना हो, क्योंकि ये पंजाब की या किसी भी सूबे की डेवलपमेंट को खा जाएगा। लेकिन तब जो लीडरशिप का जो फैसला था कि वो 70 अरब से नहीं ऐसा नहीं किया ना। मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि 70 अरब से उस 70 अरब के हेल्थ कार्ड के बजट को उठा के हमने, हमारी हुकूमत ने, पंजाब ने, हमजा शहबाज ने 133 अरब कर दिया। तो ये जो हेल्थ कार्ड का बजट 133 अरब का दिया, ये PMLN की हुकूमत ने दिया, और ये पूरे साल के लिए था। तो ये कहना कि मरियम बीबी ने ये कुछ कहा, नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा। हमजा शहबाज ने डबल कर दिया हेल्थ कार्ड के बजट को। तो ये मैं आपको हकायक बता रहा हूं, इसके अंदर बिल्कुल 19-20 नहीं है। नहीं, वो ऑडियो के अंदर वो हेल्थ कार्ड के मेरे ख्याल से खिलाफ नहीं वो बात कर रही थी, उसको बल्कि एक्सपैंड किया गया, डबल किया गया। जो अमल था वो ये था कि हमने उसको डबल कर दिया। तो लेकिन मैं आपकी, क्योंकि ये बात हो रही है, मैं अभी अगर आपकी सी फिलॉसफी ये है अब तो देखें, ये है कि ये टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए गरीबों के लिए, तो बंद सबका कर दिया गया। नहीं देखें, मुझे तो नहीं अब पता कि अब क्यों बंद कर दिया गया। ना पंजाब हुकूमत हम चला रहे हैं और ना उसके जवाबदेह हम हैं। लेकिन ये तो अब जो केयर टेकर सेटअप है वो बताएगा। लेकिन तो आप चला रहे हैं कि एक नहीं सर नहीं, सॉरी, शायद आपकी नजर से नहीं गुजरी है। ये वफाक ने 400 बिलियन रुपीस जो हैं ये रोक लिए हैं। नहीं, वफाक कैसे रोक सकता है? ये तो जो वफाक के अंदर 400 अरब का तो हेल्थ कार्ड का, पहली बात तो ये बजट हो ही नहीं सकता। ये तो सूबे ज्यादा चला रहे हैं। वफाक की तो छोटी सी टेरिटरी है जहां उसने हेल्थ प्रोवाइड करनी है। ये सूबों का प्रोगेटिव है और वो अपनी ADB से देते हैं, अपनी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से इसको फंड करते हैं। तो वो उसको हम तो नहीं, वफाक तो नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल सही है सर। नहीं, लेकिन आप इसमें मामला यह है कि IMF की जो कदगन है, IMF आपसे 800 अरब रुपए सेव करने के लिए कह रहा है, और ये आपने सूबों से काट रहे हैं, और सूबों से जो पैसे काट रहे हैं वो किसी मद में काट रहे हैं, वो किसी ना किसी शोबे से काट रहे हैं आपने। ये हो सकता है। ये मुझे इस पे मैं इस पे IMF की कंडीशन को पूरा करने के लिए फिर मैं इस पे चले झगड़ा साहब, फिर मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास डिटेल्स नहीं है जी। लेकिन झगड़ा साहब से पूछे क्या पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे सकता है? ये जी आ रही है, बिल्कुल यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे सकता है और बिल्कुल देना चाहिए, और वो इमरान खान ने साबित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2 साल में 20 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया। बहुत से लोग कहते हैं इसका खर्चा ज़्यादा है। मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दूं तो जो इसका खर्चा है तकरीबन इस साल का 30 अरब का, अभी 35, क्योंकि इन्होंने कबायली अजला के भी 60 लाख लोगों को जो है वो निकाल दिया था। पहली चीज़ ये की थी, तो मिसाल तो इन्होंने पहले बनाई थी जो आज पंजाब के साथ किया है। 35 अरब भी हमारे बजट का 2.5% हिस्सा है। अगर हम 2.5% के साथ अपने 4 करोड़ लोगों को या पंजाब के 13 करोड़ लोगों को इंश्योर नहीं कर सकते, तो फिर ये हमारी प्रायोरिटीज़ के बारे में ही कुछ कहता है। आज के इस फैसले के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। असल में पंजाब का मुझे पता है क्योंकि ओवरऑल मैं हेल्थ कार्ड में स्टार्ट से इन्वॉल्व रहा हूं। पंजाब का और फेडरल प्रोग्राम का PC1 एक है, ओवरऑल प्रोग्राम एक है। कॉन्ट्रैक्ट फेडरल गवर्नमेंट के अम्ब्रेला कॉन्ट्रैक्ट में पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट है, और एक दूसरा बड़ा स्टूपिड सा रूल है कि किसी सूबे का भी प्रोजेक्ट हो 10 अरब से ज़्यादा का तो वफाक से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो वही मौका उठा के आपने ठीक कहा, चाहे ये IMF को पैसे बचाना चाहते हैं वो भी है, क्योंकि वो तो इन्होंने अपने हलकों में लगाने हैं। रिकॉर्ड 90 अरब रुपए ये अपने हलकों में लगा रहे हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं है।
अपने हलकों में MNAs की मनमानी के लिए 90 अरब रुपए ऐसे टाइम में जब गरीब को बिजली, गैस, आटा, रोटी, कोई चीज जो है वो सस्ते दामों में अवेलेबल नहीं है। अभी तो पेट्रोल भी नहीं है, मुल्क 2-3 मुल्क में लगता है, 2-3 दिन में लगता है, रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने PC1 के एक्सपेंशन पे एतराजात लगाते हुए कम से कम आर्टिकल से लगता ये है कि प्रोग्राम रोकने की कोशिश की है पंजाब के 12 करोड़ अवाम के लिए, सिर्फ इसलिए कि लोग ये समझते हैं और ठीक समझते हैं कि ये सहूलत इन्होंने इमरान खान को दी है, क्योंकि हर पंजाब का बंदा तो जनीवा या दुनिया के उन 2 मुल्कों में ऑपरेशन नहीं करा सकता जहां पे कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन हो, ना वो ऑपरेशन कराते हैं। लेकिन बेसिक हेल्थ केयर के लिए उन्हें कभी कभी, चूंकि हमारे सरकारी अस्पताल सही नहीं चलते, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो क्या वो मिडिल क्लास का आदमी भी क्यों ना जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल क्यों, ये राणा साहब की बात ठीक है कि अल्टीमेटली 3-4-5 साल में हम टॉप अप प्रोग्राम लगा के अपर मिडिल क्लासेस को निकाल दें, उसका प्लान हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में तैयार था, इंप्लीमेंट करने को ही था। लेकिन याद रखें कि किसी को निकालने की भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। तो जब आप यूनिवर्सल करते हैं, आप एक बेसिक फंडामेंटल राइट लेते हैं, और आप ये डिसीजन जिसमें बहुत सी करप्शन हो सकती है कि कौन हकदार है, कौन नहीं हकदार, किसको देना है, किसको नहीं देना, वो आप खत्म कर देते हैं। इसीलिए पिछले 75 साल में जो एक इनकलाबी प्रोग्राम होना तो फिर यही चाहिए था ना कि अगर आपको लगता है कि अनटारगेटेड सब्सिडी है, और अगर आपको लगता है अनटारगेटेड सब्सिडी है और सिर्फ गरीबों को मिलना चाहिए, तो फिर ये एक्शन लिया जाना चाहिए था ना राणा साहब। फिर आपने सब पे से उड़ा दिया। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग सर? मैं फिर आगे बढ़ूं। देखिए, मैं समझता हूं हमारी हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको डबल किया हमजा शहबाज शरीफ साहब ने इसको। और अगर ये अभी की जो अपडेट है, क्योंकि मैं इस पे इन्फॉर्म नहीं हूं, तो मैं आज की खबर कमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास जी ठीक है जी, मेरे पास अभी की ये खबर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आई कांट कमेंट। सही है, चलिए राइट सर अब मुझे ये बताइए राजा मेरे पास साहब, कि आज की तारीख तक तहरीक इंसाफ को ये लगता है, और बहुत सारे और लोगों को भी, क्योंकि इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही, लगता है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, और आर्गूमेंट्स ये दिए जा रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मुकर्ररा आइन के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में नहीं होती, तो उसके बाद भी अगर वो होगी तो वो लेजिटिमेट ही होगी। तो ये आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। नहीं इलेक्शन होते या तारीख नहीं आती, क्योंकि अब तो 65 दिन, तकरीबन 65-67 दिन रह गए इलेक्शन की मुद्दत, 90 दिन की मुद्दत ख़त्म होने में। क्या होगा? देखिए, अगर आइन के मुताबिक नहीं होती, मुकर्ररा वक्त में नहीं होती, तो ये आइन के खिलाफ वर्जी है, ठीक है। और वो अथॉरिटी या वो रिस्पॉन्सिबल्स जो ये नहीं करते, तो फिर वो जिस ऑफिस में बैठे हैं, जो ओथ लिया हुआ है, वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी मुकर्ररा वक्त में ना हो, आइन में एक ड्यूटी दे दी गई है। और ये बड़े आराम से जो कहा जा रहा है कि जी ठीक है, कोई 90 डेज़ में अगर ना हुए तो इसमें कोई इसका रिपरकशन नहीं है, इसके बड़े सीरियस रिपरकशन हैं इसमें। एब्सोल्युटली, ये तो एक तरीके से क्या है कि आइन को उठा के आप साइड पे कर रहे हैं। एब्रोगेशन क्या होती है, आइन को साइड पे करना क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मैटर ऑलरेडी जा चुका है अदालतों के पास। लाहौर हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, और वहाँ से 9 तारीख को उसकी हेयरिंग है। आपके पास आईन पाकिस्तान के एक स्टूडेंट होते हुए मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शंस माह सिवाय कि जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन हो। इवन ये फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कोई चीज़ नहीं है। ये भी सूबों की हुकूमतें जब होती हैं तो उधर से करारदाद आती है और बातें होती हैं, सिर्फ वॉर लाइक सिचुएशन। अब वॉर लाइक सिचुएशन क्या है? खुदा ना करे हमारे मुल्क में वॉर लाइक सिचुएशन हो या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फिर असम्बली इसको मुद्दत को बढ़ाना पड़े। तो आई थिंक कि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत को, जिस पे अदलिया को, जिस पे तमाम जो भी सेन माइंड्स हैं या पावरफुल अदारे हैं, उन्हें इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक दफ़ा हम जो से हैं इस रविश पे निकल पड़ते हैं कि पंजाब में इलेक्शन नहीं होने या वहाँ पे नहीं होने, पीपल्स पार्टी ने ऑल्दो एक अच्छा स्टांस लिया हुआ है कि वो वक्त पे इलेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन उन्हें फिर ये बात पंजाब के लिए भी करनी चाहिए, KPK की तरफ करनी चाहिए।
तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है तो फिर आईने पाकिस्तान वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस करते हैं उनको टेक केयर करने के लिए वहां पे शिकें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, राना एहसान अफजल साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।